अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नज़रसानी केस की आज चौथी हंगामा खेज़ समाअत हुई है और जैसा कि कल आपको हमने निशानदेही की थी कि FBR की जानिब से मंगवाई गई रिपोर्ट जो है वो आज तनाज़े का बाइस बनी, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसकी कॉपीज़ फराहम करने का हुक्म दिया था। आज मिसेस सरीना ईसा ने उस पर ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ये राजदारी प्राइवेसी के असूलों के ख़िलाफ़ है कि आप मेरी टैक्स कॉन्फिडेंशियल मालूमात जो हैं वो पब्लिक करने का हुक्म दें। अदालत उसको पब्लिक ना करे, इस पर काफ़ी ले दे हुई। और दूसरी बात यह कि आज हमने बड़े वाज़े तौर के ऊपर देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जज साहिबान जो हैं वो जज्बाती भी हुए, एक दूसरे को बातें भी सुनाई और फिर एक दूसरे से माफ़ी भी हासिल की। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल भी जज्बाती हुए, जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी जज्बाती हुए और हमने ये भी देखा कि मिसेस सरीना ईसा अपने आंसू भी पोंछती रहीं। और फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये कहना पड़ा कि जब आप जज हजरात की अहलिया यहाँ खड़ी होगी और उससे इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे जिस तरह के जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछे हैं, तो फिर आप देखिएगा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि वो आखिरी दम तक इस अदालत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अब इस्लाम के लिए जो है वो लड़ते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेड़ा गर्क हो जाए अगर मैं इस कुर्सी के लिए लड़ रहा हूँ, और उस कुर्सी यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस कुर्सी के ऊपर बैठे थे, और वो कुर्सी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आखिर में समाअत के दौरान एक अजीब सी प्रपोजिशन पेश की है, और वो प्रपोजिशन ये है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहना है कि हमें एक आइन और कानून के तहत रास्ता तलाश करना है और आइन और कानून को देखते हुए अदालत चल सकती है, तो उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो, और वो है मिसेस सरीना ईसा की दरख्वास्त से निकलता हुआ। और इस पर बात हो रही थी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जिसको कहते हैं कि कहा कि ये एक आखिरी रास्ता है हमारे पास कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा 2009 के बाद चीफ जस्टिस बनने के बाद से आगे तक 2013-14 तक ये लिख कर दे दें कि इन अकाउंट से कोई पैसा नहीं गया, कोई क्रेडिट नहीं गया, कोई इस अकाउंट से, उनकी बीवी के अकाउंट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं आज की हंगामा खेज़ सूरत हाल के ऊपर मतीउल्लाह जान से और हसनात मलिक से। हसनात मलिक साहब, आंसुओं, जज्बात और कानून, कुरान के हवाले काश के जस्टिस मुनीब अख्तर ने जैसे मिसेस सरीना ईसा से माजरत की, आम साइलिन को भी ग्रिल करने के बाद उनसे ये माफ़ी मांगे। जी क़य्यूम साहब, आज वैसे बहुत ही जो प्रोसीडिंग थी ये बिल्कुल मुनफरिद प्रोसीडिंग थी, जिसमें जो थोड़ा बहुत हया लिहाज था कि जी जजेस जो हैं वो एक दूसरे से फैसलों में करते हैं, एक दूसरे को गाइडलाइन देते हैं या एक दूसरे को नोक झोंक होती है, फैसलों के ज़रिए जो भी होता है एक दूसरे को तंबीह करते हैं। वो आज लग रहा था कि बेंच पे बैठ के वो एक दूसरे को कह रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, और वो सीनियर जजेस जस्टिस मकबूल बाकर की तरफ इशारा कर रहे थे। जस्टिस मकबूल बाकर कह रहे थे टाइम बड़ा शार्ट है, आप लिमिटेड करें, और ये तो मामला जैसे मुनीब अख्तर जो पूछ रहे हैं ये नहीं है। असल इशू तो ये है कि एरर क्या है, जजमेंट किस ग्राउंड पे जो है ये रिव्यू करना है, ये मामला है। वो इस पे बात आ रही थी। फिर आखिर में मैंने देखा कि जब जस्टिस जस्टिस मकबूल बाकर को कहा कि प्लीज़ अलाउ मी टू प्रोसीड, पढ़ा इस तरह करके ना, तो वो ऐसी सूरत हाल थी जिस पे फिर मकबूल बाकर साहब खामोश हो गया कि अब जो प्रिजाइडिंग जज ने कहा है कि जी मुझे अलाउ मी टू, तो वो जो मामला था
तो वो वाज़े जो बातें हो रही हैं और वो कि कैंप नहीं, है उन्होंने वो जस्टिस काजी फैसल को भी कहा कि हमें कानून के ऊपर लेक्चर ना दें, वी आर द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल हमें तो लेक्चर देने की जरूरत नहीं नहीं है वो आपको। तो चलें, जैसे काजी फाइजा तो पिटिशनर है ना, बेंच के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। बेंच में जो हो रही है नोक झोंक या जो भी एक दूसरे से, आप माइक के करीब जरा, आप दूर थे ना, आप बात सुनते कि क्या क्या यार, वो जब जैसे मुनीब अख्तर बात कर रहे थे तो दूसरे जजेस की कंसर्न क्या थे, या जब दूसरे जजेस करते थे तो जस्टिस मुनीब अख्तर क्या वो कर रहे थे। लेकिन लग ये रहा है कि क्यूम बेंच के अंदर लड़ाई है। बेंच के अंदर तो वो शदीद किस्म की, और फिर उसके बाद जो इतलात आ रही हैं कि जब बेंच उठा है तो उसके बाद जो एक दूसरे को किसी ने कहा कि ओ थानू जान नहीं दे, अल्लाह ने जान नहीं देनी, तो वो सारी सूरत हाल है जिससे ये लग रहा है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट था जिसमें मामला एफबीआर को भेजा था, उसमें से कुछ जजेस जो हैं वो उस रिव्यू की तरफ जा रहे हैं कि उसको रिव्यू करने के चक्कर में। और अब जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब ऐसे मामला, जब उन्होंने पहले उस रिव्यू की आखिरी बड़ी जो मामला उन्होंने अपना वो ताश का, जैसे वो कौन सा पत्ता होता है, तुरब का पत्ता, वो उन्होंने फेंका और उन्होंने कहा कि जी उसी तरह जैसे उन्होंने एफबीआर की तरकीब फेंकी थी, बिल्कुल आज ये वाला तुरब का पत्ता उमर अता बंदयाल साहब ने बिल्कुल फेंका। यही है कि ये भी बड़ा एक होता है ना कि जब प्रिजाइडिंग जज जब मिनॉरिटी में रह जाए तो वो बड़ा सवाल उठते हैं कि फिर क्या मामला। तो वो अब उन्होंने आखिरी कहा कि जी ठीक है, आप ये बता दें कि आपका लिंकअप नहीं है प्रॉपर्टी के साथ। अब बात ये है कि आपने ये चीज़ उस वक्त पूछ लेते जब 19 जून को भेजने से पहले आप जैसे काजी वैसा को बुला के उनसे पूछ लेते। अब आपने एफबीआर में चाहे वो जिस तरह के वो मेलाफाइडी या जो भी गलत तरीके से एविडेंस इकट्ठे करके रिपोर्ट में दे दिए गए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन मीडिया पे भी वो जैसे काजी फैसा के करीबी लोग कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से दी गई। आज भी मिसेस सरीना ईसा ने यही कहा कि आधा सच बता के मलाइन किया जा रहा है। और वो चीज़ अब वो करके आप कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट जैसे काजी फैसा यहाँ दे दें और वो स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो एफबीआर की रिपोर्ट पे, तो फिर तो क्लासिक केस क्यूम साहब बन जाएगा ना। ठीक है, वो देखे बगैर। अच्छा जनाब मतीउल्लाह जान साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो मुनीब अख्तर साहब जो हैं, देखिए मिसेस सरीना ईसा रिव्यू इस बात पे मांग रही हैं कि मुझे सुना ही नहीं गया और मेरे ख़िलाफ़ आपने बग़ैर सुने फ़ैसला दे दिया, एफबीआर को भिजवा दिए मेरे अकाउंट्स। दूसरा ये कि 184(3) के अंदर इंडिविजुअल साइड के ऊपर आप आज खुद नोटिस नहीं लेते, जबकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इस केस के अंदर एक नहीं 3 सुओ मोटो नोटिस लिए गए हैं। ठीक है, एक मेरे हवाले से, एक सरीना ईसा के हवाले से, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, सिर्फ एक ही नहीं। तो लीगल प्लेन के ऊपर जस्टिस मिसेस सरीना ईसा का मौक़िफ़ ये था बुनियादी तौर के ऊपर कि उन्हें सुना ही नहीं गया और उन्हें सुने बगैर जो हुक्म जारी किया गया है इसकी आइन और कानून के अंदर कोई हैसियत नहीं है, और एक ऐसा हुक्म जारी करके ना सिर्फ ये कि मेरी प्राइवेसी को इन्वेड किया गया और उस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब कर ली गई, एक गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म के ज़रिए से एक एफबीआर की रिपोर्ट मुरतब की गई है जो कि बाद में इस्तेमाल इनके ख़िलाफ़ हो सकती है। वो उस रिपोर्ट के ऊपर अटैक कर रही हैं, उस ऑर्डर के ऊपर अटैक कर रही हैं। लेकिन मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि जनाब हमने तो आपको सुन लिया था, आपको 18 जून का याद नहीं है, आपने आई थी और उन्होंने जब कहा कि मेरे पास वो बयान नहीं है, मुझे पढ़ने नहीं, तो बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको बहुत एक ऐसे अंदाज के अंदर डांटा और जैसे कि आई डोंट नो मैं क्या कह सकता हूँ, वो जो तलखी थी उसने जस्टिस काजी फैज़ को मज़ीद तैश नहीं दिलवाया। देखें बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल थी। एक सिटिंग जज जस्टिस मुनीब जो हैं वो इसरार कर रहे थे कि आप फ़लाँ रिपोर्ट वो ट्रांसक्रिप्ट है वो पढ़ें जो वीडियो लिंक में आपने सुप्रीम कोर्ट में एक अपना बयान दिया था वीडियो लिंक के ज़रिए। तो सरीना ईसा ये कह रही थी कि वो वीडियो लिंक का जो बयान था वो कानून और आइन के तहत उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो एक समात थी या मुझे सुना गया। और वीडियो लिंक के बयान से पहले बकौल सरीना ईसा के उन्हें ये बताया गया था कि ना तो आप ये कोई हल्फिया बयान दे रही हैं और ना ही आप वो डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर रही हैं, आप सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी जिसको आप किसी सूरत में भी हियरिंग नहीं कह सकते। आइन और कानून के तहत जो समात का हक़ है
या जो जवाब देने का हक़ है उसका तरीका मुख्तलिफ है। वो आप कमरा अदालत में पेश होते हैं, वकील के ज़रिए आप बहस करते हैं, दलाइल करते हैं, मगर इसके बावजूद भी जस्टिस मुनीब अख्तर जैसा इतना सीनियर जज वो ये कह रहा है कि नहीं, आपने ख़ुद ये माना कि सुना जो है आपको सुना गया और आपने शुक्रिया भी अदा किया था बेंच का। अब वो जो वकला हैं जिनसे हमारी बात हुई वो भी हैरान हो रहे थे कि जस्टिस मुनीब को इतना, एक पहली बात तो ये है कि इसको आप हियरिंग नहीं कहते, जो वीडियो लिंक पे किसी ने आपने किसी को अलाउ कर दिया फैसले से 2 दिन पहले, हाँ जी आप वीडियो लिंक पे बोल दें। अब उन्होंने बोल दिया, उसके बाद फैसला आ गया तो आपने कहा नहीं हमने आपको भी सुन लिया था। कहाँ सुना था? कौन से वकील को सुना था? कौन से कमरा अदालत में बुलाया था? कौन से डॉक्यूमेंट सरीना ईसा ने शेयर किए थे? तो जस्टिस मुनीब ने इंतहाई गैर ज़रूरी तौर पर इसरार किया और इतना जज्बाती कर दिया सरीना को कि सरीना जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनको वो अपने तरीके से जस्टिस मुनीब दलाइल ही नहीं देने दे रहे थे। और उसके बाद जस्टिस मुनीब ने फिर उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैं सॉरी अगर मैंने माफ़ी उस वक्त मांगी ना कि जब जस्टिस काजिफ़ा ईसा जो उन्होंने इंटरवीन किया और काजिफ़ा ईसा ने कहा कि वो रिट्रैक्ट नहीं कर रही हैं अपने स्टेटमेंट से, वो उसको ओन कर रही हैं और ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है और अदालत का वक्त बचाने के लिए आप जो है हम वो अपने आर्गूमेंट्स उनको कंप्लीट करने दें। उस पर भी जस्टिस मकबूल बाकर की तरफ से ये बात आई। फिर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर आप वो रिकॉर्ड का हिस्सा अगर आप नहीं पढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो एडमेंट थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट हूँ, मेरे सवाल का जवाब आप दें और जो मैं कह रहा हूँ वो आप करें, अगर आप नहीं करेंगी तो फिर उसके बाद उन्होंने जब वो नहीं पढ़ा तो मुनीब अख्तर साहब ने वो हिस्सा खुद पढ़ना शुरू कर दिया। ये काफ़ी एक जज्बाती, कुछ भी नहीं था। वो जो उन्होंने हिस्सा पढ़ा वो था क्या? वो खोदा पहाड़ निकला चुहा। उसमें एक था कि जनाब बहुत शुक्रिया आपने मुझे वीडियो लिंक पे बात करने का मौका दिया। अब इसको जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि ये तो आपको सुना गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे अगर आप एक वीडियो लिंक कहते हैं कि आप कानून पे हमें लेक्चर ना दें जी, तो मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब किस्म का तरीका था ये सरीना ईसा के साथ जो रवा रखा गया और वो जज्बाती हुई। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे मैं कोई एक सोचे समझे तरीके के तहत सरीना ईसा को भी जज्बाती किया गया। और आपको ये भी मैं बता दूं कि आज जस्टिस काजिफ़ा ईसा भी जज्बाती हुए और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जस्टिस ईसा की आंखों में आंसू आए और उनकी आवाज़ भर्रा गई, उनकी बेटी उनके साथ जाके खड़ी होगी। आज एक जज को और उसी एहलिया को रोस्टम पे उनके आंसू निकले और ये 10 के 10 जज जो हैं मैं ये समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार हैं। कुछ उनमें से अपने माजी के फ़ैसलों की वजह से और कुछ आज जो थे उनके सवालों की वजह से। जैसे उमर अता बंदयाल देख रहे थे कि जस्टिस काजिफ़ा ईसा जज्बाती हो रहे हैं और जब जस्टिस काजिफ़ा ईसा रोस्टम छोड़ चुके थे तो जानबूझ के फिर दोबारा उनको जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बुलाया और जानबूझ के वो सवाल किए गए कि जिससे जस्टिस काजिफ़ा ईसा का रिएक्शन, उन्हें पता था कि इन जज्बात की हालत में क्या होगा और वही हुआ। उन्होंने ब्लास्ट किया फिर जस्टिस काजिफ़ा ईसा ने और फिर जैसे उमर अता बंदयाल को मौका मिला। और एक और बात भी मुझे हैरानी हो रही है और काजिफ़ा ईसा ने ये भी कहने पर मजबूर हो गए कि मैं उस बेटा हूँ जिसने ये मुल्क बनाया जी, और हमने मुल्क बनाने वालों में से, हम मुल्क से पैसा कमाने वालों में से नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने मुल्क को दिया है, हमने मुल्क से लेने वालों में से नहीं है, हम मुल्क को देने वालों में से। और जैसे काजिफ़ा ईसा मुझे बड़ा अजीब लग रहा है और ख़ासकर आज जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 सवाल किए, वो सारे सवाल जो हैं मैं नहीं समझता कि नज़रसानी के मरहले पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हक़ाइक़ के बारे में सवाल जवाब करने चाहिए या फैक्ट्स के बारे में सवाल जवाब करने चाहिए। नज़रसानी के इस मरहले पे तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, उसकी पावर्स को और सुमोटो पावर्स को। आपने आइन और कानून की तशरीह करनी है। अच्छा, आपको ये मालूम करना है कि एक सेकंड में बात मुकम्मल कर लूँ। आपको ये नहीं मालूम करना कि जस्टिस ईसा की जायदाद कितनी थी और कहाँ से फंड आए। ये काम जो था ये उस वक्त होता कि अगर आप हुकूमती रेफरेंस को आप बरकरार रखते और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता। जब वो रेफरेंस ख़त्म कर दिया आपने तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? एक तो आपने एफबीआर पे छोड़ के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, ऊपर से आप नज़रसानी में बैठ के खुद पूछना शुरू हो गया, हाँ जी आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, आपके ज़्यादा। रिव्यू के अंदर, नज़रसानी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जैसे उमर अता बंदयाल के फैक्ट्स के ऊपर ये सवालात मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब थे और ये बुनियादी वजह थी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के जो है वो जज्बाती होने की। और जस्टिस मकबूल बाकर भी कह रहे थे कि ये सारी इररेलेवेंट चीज़ें हैं। आप एतराज़ बताएं कि जो मकबूल बाकर ने भी कहा जस्टिस ने कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें कानूनी और आइनी गलतियाँ क्या हैं। तो असल नज़रसानी में ये होता है।
मैं हैरान हूँ, जैसे उमर ता बंदयाल जैसा एक सीनियर आदमी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनेंगे, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कोई वकील जरा कर रहा होता है किसी मुल्ज़िम के ऊपर कि आपने पैसे कहाँ से आए, कहाँ से फंडिंग हुई। नज़रसानी में ये काम है सुप्रीम कोर्ट के जजों का। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें एक और बात भी है, आपको याद है कि आपको गौर किया आपने कि उन्होंने इस हेयरिंग के अंदर उस अकाउंट के कुछ ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र किया है, वो उनको कैसे पता चली हैं? इसका मतलब है कि उमर अताब बंदयाल साहब FBI की वो सारी रिपोर्ट पढ़ चुके हुए हैं। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल था। एक और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने एक और नामुनासिब कल ये तरीका अपनाया। कल उन्होंने जो है, जब जस्टिस काजी फैज ईसा या उनकी सरीना ईसा ने उन्होंने कोई जिक्र ऐसे किया कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद FBI ने चेयरमैन ने एक रिपोर्ट भी तैयार कर लिया, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद भेज दी है, और उन्होंने बरसरे राय तस्करा उन्होंने कह दिया कि जी वो रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली है, सीक्रेट है। तो जस्टिस काजी फैज ईसा ज़रा जज्बाती से उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि ये तो जी स्टेट सीक्रेट है। तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने फ़ौरन कहा, अच्छा कोई ऐसी बात नहीं, हम अभी आपको दिलवा देते हैं। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही चैलेंज किया गया है जिसके नतीजे में वो रिपोर्ट तैयार हुई है, तो उस रिपोर्ट को नज़रसानी के मरहले पे रिकॉर्ड पे लाने की क्या ज़रूरत थी? मगर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जानबूझ के वो रिपोर्ट रिकॉर्ड पे लाई और फिर चैम्बर में जाके ऑर्डर लिखवाया, और वो उस रिपोर्ट के अंदर जो नए हक़ाइक़ हैं, ताकि वो अगर पब्लिक हो गए तो वो एक और मीडिया ट्रायल शुरू होगा। ज़ाहिर बात है वो हक़ाइक़ का जो असल में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि उसका पिछला फैसला दुरुस्त था या नहीं, उसने ये नहीं देखना कि FBI के चेयरमैन की रिपोर्ट में क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि वो रिपोर्ट तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है भी तो जुडिशल काउंसिल ने उस पर फैसला करना है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना। मैं समझता हूँ जैसे उमर अताब बंदयाल ने ये इंतहाई ज़्यादती की है कि इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया, और फिर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा भी है कि आपने इसको रिकॉर्ड पे तो नहीं लाया। जैसे उमर अताब बंदयाल ने कहा, मैंने तो रिकॉर्ड पे लिया है, मैं तो ऑर्डर में लिख चुका हूँ, और ऑर्डर जाके चैम्बर में लिखा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हो रही है, और जानबूझ के ये रिपोर्ट देने से इनकार किया। कंसर्न शो कर रहे थे जब वो बार बार रिपोर्ट मंगवा रहे थे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल आप अगर देखें ना इसको, जैसे काजी फैज ईसा रहें ना रहें, लेकिन ओवरऑल इंस्टीट्यूशन पे जो डैमेज हो रहा है और जिस तरीके से अब खलीज बढ़ रही है और दो कैंप वाजे जो है वो आ रहे हैं, ये फिर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस उनको भी तो देखना चाहिए कि यार ये इस इदारे के लिए क्या कर रहे हैं, क्या ये इदारे को मजबूत कर रहे हैं जो हो रहा है, जो एक दूसरे से नोक झोंक हो रही है, जो एक दूसरे को कर रहे हैं। प्लीज अलाउ मी टू। उमर अताब बंदयाल साहब कहते हैं कि हम पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मिसेस सरीना ईसा आपको वो समझा रहे थे कि बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर हम ये स्क्रूटनी करेंगे, दुख भरा काम हमें करना पड़ रहा है। वो बार बार इस रैली का इज़हार कर रहे हैं। दूसरी राय ये है कि जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं या एस्टेब्लिशमेंट है वो एक जज को फारिग करना चाह रही है, और क्या आप उनको कंधा फराहम कर रहे हैं? ये भी तो एक परसेप्शन है ना कि आप मतलब एक जो जज है उसने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो किसी को नागवार गुजरे हैं। तो मसला ये है कि फिर बहुत सी क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? बंदयाल साहब क्या मेलाफाइड कहें कि जी किसी की इन्वॉल्वमेंट इसमें मेलाफाइड ही नहीं है, किसी तरह कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से UK से लिए गए, कैसे लिए गए, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आएंगी। बंदयाल साहब को भी ये भी तो देखना होगा ना। हुकूमत को वो ये कह रहे हैं कि ये इसके अंदर कोई मैलिस नहीं है, वो मैलिस इन लॉ है, लेकिन काजी फैज ईसा से सवाल उनके पर्सनल अकाउंट्स के बारे में किए जा रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जस्टिस काजी फैज ईसा का, ये आप भी कहते हैं यू आर क्लीन, आपके हवाले से हमने करप्शन का कोई भी इल्ज़ाम नहीं, कोई और चीज़ भी नहीं, तो फिर ये देखें एक नज़र आ रहा है कि चेज़ कर रही है गवर्नमेंट। और कल ये भी कयूम साहब बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट टाइम लेगी कि सोमवार तक हमें टाइम दें, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हम जो है ये जस्टिस जो है मंजूर अहमद मलिक ये रिटायर हो जाए उसके बाद तक ये मामला जो है और कर दिया जाए। तो ये देखिए मेलाफाइड ही नहीं है तो और क्या होगी। अच्छा, और फिर अभी जिस तरह फरोग नसीम साहब कर रहे हैं, क्विकली आ जाएं। मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आज तो काजी फैज ईसा साहब ने बैरिस्टर फरोग नसीम का एक मरतबा जिक्र हुआ, और फिर उसके बाद जो FBI है इस हवाले से भी काजी फैज ईसा साहब ने ये कहा कि जनरल सलीम बाजवा की मलकियत या बैरिस्टर शहजाद अकबर मिर्ज़ा की मलकियत है, ये अपने पर्सनल गेंस के लिए इन्होंने FBI को भी अपनी ज़ाती मलकियत बना लिया और समझ लिया, जिस तरह से जहांज़ेब का, जिस तरह से नौशीन का, और जिस तरह से ये FBI की अगर इस इन एविडेंस पे आप जस्टिस काजी फैज ईसा को फारिग कर देंगे तो ये वही पनामा वाली जजमेंट आएगी, आपको सारी ज़िंदगी के लिए ये रहेगी कि जी एक जो है वो तनख्वाह नहीं ली और उस पर टेक्निकल ग्राउंड।
अगर आप कहते हैं करप्शन भी नहीं की, नीट एंड क्लीन है, उसने प्लाट भी नहीं लिए, यहाँ जजेस ने आपको पता है खुद विजिट करके D12 में प्लाट 13 विजिट करके। हाँ, तो और इसके अलावा देखें किस किस वो फाइलें निकालें सर। एक मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जैसे ज़मीर आनी मुस्लिम की जब बेटे की शादी थी तो यहाँ क्या कुछ हुआ, आपको नहीं पता कि वो जो एक साकिब निसार साहब की बेटे की शादी पे क्या हुआ था, क्या आपको नहीं पता? TAD और वो जो इस्तेमाल होता रहा, जो मामला बनते रहे बेंचेस, तो ये जो मतलब ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। एक मामला कि आप जो हनी साहब की बेटी की शादी थी तो हमें एक वकील साहब बता रहे थे कि जी उन्होंने जजेस को दावत दी तो चीफ जस्टिस ने अगले दिन टी रूम में कहा कि कौन कौन सा जज कराची में जा, तो हाथ खड़े किए गए या कोई क्या, तो वो वहाँ जो कि 4 के 5 जो है बेंच बन गए एक दिन के लिए। और हनी साहब ने बताया कि एक जज साहब ने माजरत की थी कि जी मैं नहीं आ रहा, लेकिन जब बेंच बना तो फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया हनी साहब को, नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो ये वो देखिए, ये वो अगर आप बात करेंगे ना फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की, तो फिर कोई मैं आपको बताऊँ ऐसी ऐसी चीज़ें कहानियाँ निकलेंगी, और बल्कि लोग तैयार भी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ करेंगे लोग फिर जो है वो बताएंगे कि 4.5 करोड़ रुपए की खाद कहाँ पड़ती है। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं ठीक है ना, तो वो 4.5-5 करोड़ रुपए की खादें भी पड़ रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अमतीउल्लाह जान साहब, हम बात कर रहे थे कि एक तो ये कि दो बेंचेस की तकसीम। आज फिर एक उमर अता बंदयाल साहब ने एक बात की और कहा कि आपसे भी मैं मिला हूँ, काजी साहब आपके साथ मुलाकात का कोई जिक्र करने लगे थे तो काजी फाइसा साहब ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो फिर और ज़्यादा कहानियाँ बनेंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मिसेस सरीना ईसा को मैं एक जगह मिला था और फिर मैंने उस हवाले से इनको बताया था। फिर जो है वो हमारे एक दोस्त हैं वो बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी इन्होंने 10 दफ़ा मुलाकात की और कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि काजी जो है ना वो फारिग हो जाए। तो ये इस किस्म की जो बातें हैं उमर अता बंदयाल साहब ने आज क्यों की हैं, और अगर जजेस बाहर मिल के बात करें तो फिर अब इस बेंच में उनका बैठने का क्या? एक तरफ इंसाफ का इतना बड़ा तुमार बांधते हैं और दूसरी तरफ खुद ही ये जो खोल देते हैं, ये क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन से क्या है? देखें क़य्यूम सदीकी साहब, आपके दोस्त ने जो आपसे बात की है उस पे ऊपर तो मैं कोई राय नहीं दे सकता, मगर जो आज इंकशाफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कमरा अदालत के अंदर किया है और काजी साहब से मुखातब हो के कि भाई आपसे अभी पहले कुछ दिन पहले या कुछ देर पहले मुलाकात हुई और जो बातें हुई वो मैं बता नहीं सकता। और फिर सरीना ईसा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनसे भी एक जगह मुलाकात हुई, तो उन बातों के बावजूद भी हमें कोई कानूनी रास्ता निकालना है। वो जस्टिस उमर अता बंदयाल और उन्होंने कहा कि कानूनी रास्ता जो है वो सरीना ईसा के ज़रिए से देखें, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल गैर ज़रूरी तौर पे ये तासुर दे रहे थे कि शायद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा या सरीना ईसा ने उन मुलाकातों में इनसे कोई ऐसी बात की है जिससे फेवर मांगी है और वो कहते थे कि वो मैं बातें तो नहीं करूँगा लेकिन हमें कानूनी रास्ता है, कोई कानून के ज़रिए जो कुछ होगा। ये इंतहाई नामुनासिब और मैं समझता हूँ ये मिसकंडक्ट है किसी भी जज का कि वो ऐसा तासुर दे अपनी बात से कि एक साथी जज जो कि इस वक्त कटहरे में खड़ा है वो उससे फेवर मांग रहा है। तो ये एक तासुर ज़रूर देने की कोशिश की जो इंतहाई नामुनासिब और गलत बात थी। और मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइसा को इस हवाले से फौरी तौर पे अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइसा भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनको पता होना चाहिए कि जब वो एक केस उनका पेंडिंग है तो वो क्यों इन मुलाकातों का हिस्सा रहे या क्यों उन्होंने कोई ऐसा रब्ता किया या उनसे रब्ता किया गया। उनको ऐसी कोई मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके हवाले मैं बात पूरी कर लूँ ज़रा असनाद। तो अब बात ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अब इंकशाफ किया है मुलाकात का, तो मुझे ये लगता है जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो कुछ थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं। मायूसी की हालत में वो अपने आखिरी कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस बात के बाद तो कम से कम उनको इस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऐसी मुलाकातें की हैं तो उनको ख़ुद इस बेंच से पीछे हो जाना चाहिए और बाकी बेंच जो है वो उसका फौरी तौर पे फ़ैसला दे, जो भी है, जो भी 9 जजेस हैं जो भी। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो बात की है इससे ये भी तासुर मिल रहा है कि शायद जो पहले जजेस उनके साथ थे FBR मामला भेजने वाले हुक्म में, शायद उनमें से 2-3 जजेस अब उनके साथ नहीं हैं और जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस बात का गुस्सा भी है
और कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जस्टिस उमता बंदयाल जो है अपना टेम्पर भी लूज़ कर रहे हैं, जज्बाती भी हो रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि हवाएं अपना रुख बदल रही हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के हक़ में। मगर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को शायद बार बार ये समझ नहीं आ रही बात, जब जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अब मज़हर मियां आलम खेल भी कह रहे उन्हें कि आप अपने पॉइंट्स पे रहो, मामले को निपटाएं ताकि हम फैसला दें, लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ा थोड़े से जज्बाती है, उन्हें समझ नहीं आ रही बात कि वो हर पॉइंट जो है गैर ज़रूरी तौर पर वो कहना चाहते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, इग्नोर भी करनी चाहिए, लेकिन आज वाकई वो जज्बाती हुए, उनकी आंखों में आंसू भी आए जस्टिस फ़ाइज़ा की, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया जैसे आपने बताया कि अल्लाह मुझे गर्क करे, अगर मैं उस सीट की तरफ देख रहा हूँ जिस सीट पे आप बैठे हैं, तो अल्लाह मुझे गर्क करे। मतलब इस हद तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को इस वक्त जो है अपने आप पे कंट्रोल रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चंद दिनों के लिए सब्र कर लें तो मेरे ख्याल में उनके हक़ में बेहतर होगा। दूसरा क़य्यूम साहब जो नज़र आ रहा है ना ये चीज़ कि गवर्नमेंट जो है वो क्या आपका क्या ख्याल है वो खामोश रही है? वहाँ भी तो मामला चल रहे हैं, किसी को चेयरमैन नैब के हवाले से भी बात होगी, किसी को क्या होगा, फिर जो है मतलब आप कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा ताख़ीर होगी इस केस के अंदर उतना ज़्यादा मौका मिलेगा। देखें ये तो अनफॉर्चुनेटली अक्सरियत को तब्दील करने अनवारुल हक से लेके जितने चीफ जस्टिस जज आए हैं उनको जब रिटायरमेंट के करीब जब होता है ना तो कोई अनवारुल हक साहब को कहा गया कि सदर बनो, फिर उन्होंने साकिब निसार साहब को भी उनके करीबी लोग थे, वो कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि साकिब साहब सदर पाकिस्तान बनेंगे, और इवन दो मामलात आए कोर्ट की तरफ से कमीशन बना, उस पर भी गवर्नमेंट ने पीटीआई गवर्नमेंट ने मुखालफत कर दी और वो अब बहुत डिप्रेशन में है। खोसा साहब ने तो खुद ही बताया कि मुझे दाना डालने की कोशिश की, मैंने नहीं चुका। फिर ये सारी मामलात हैं, ये चीज़ें नहीं छुपी रहती, सारी चीज़ें कुछ हैं जो पब्लिक हो जाएंगी और सारी चीज़ें जो है ना आवाम के सामने आ जाएंगी। और मामला जो है ना ये नहीं है सारी चीज़ें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने करप्शन की है बिल्कुल फारिग कर दे, लेकिन अगर ये ओवरऑल आप एक चीज़ देखते हैं, आप भी कहते हैं कि वो नीट एंड क्लीन है, तो फिर किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये मेरा ख्याल है वो भी फिर मुनासिब नहीं है। हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे जज हैं और थे जिन्होंने सरकारी तौर पे 2-2 प्लाट लिए हुए हैं। और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा मेरे ख्याल में वाहिद जज हैं जिन्होंने सरकार से एक भी प्लाट नहीं लिया, और जब इनको पेशकश की भी गई इन्होंने इनकार किया और इन्होंने कहा कि हमारा ये राइट नहीं है कि हम सरकारी प्लाट पकड़ें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हम देखें तो वो जज साहिबान एहतसाब कर रहे हैं जिन्होंने अपने असासे बावजूद इसके कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि वो ज़ाहिर किए जाएं, वॉलंटियर किए जाएं। किसी जज ने अपना असासे ज़ाहिर नहीं किए, वॉलंटियर नहीं किया, और जिस जज ने और जिसकी जज की बीवी ने अपने असासे वॉलंटियर किए हैं, ज़ाहिर किए हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए हैं, वो अपने एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं। और हिसाब लेने वाले किसी जज ने आज तक अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए। शराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। कल फिर समाअत का अहवाल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ने